बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमनी मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, भारत का जो प्रोपेगेंडा है वो जारी है, मगर पाकिस्तान ये जंग ना सिर्फ जीत चुका बल्कि अब इसका जश्न भी भरपूर तरीके से मना रहा है। भारत ने अपने मनगढ़ंत झूठ को फैलाने के लिए अब सिफारती मुहिम को तेज कर दिया है, मगर जो सच पाकिस्तान के पास मौजूद है, पाकिस्तान उस सच को लेकर अब दुनिया में निकलने को तैयार नजर आ रहा है। सवाल बड़ा अहम है, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो सीज फायर कब का हो चुका हुआ, अब इसके बाद जंग का खतरा टल गया है या अब भी ये खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है, इसके ऊपर बड़ी हम तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी हालात हैं वो अब भी नासाजगार हैं, और इन सियासी हालात में एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसका मुस्तकबिल क्या है, इसके ऊपर भी बात होगी। और कुछ अहम मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे पुलिस अफसरान के हवाले से, जो एक ऐसे नोटिफिकेशन की राह अभी तक रहे हैं जो जुबानी कलामी हो गया मगर अमली तौर पर नहीं हुआ। ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का है और अमली तौर पे ये क्यों जारी नहीं हो सका, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, चूंकि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर मुकाबला इस वक्त हर लिहाज से चल रहा है, अब एक मुकाबला है कि आप दुनिया के सामने क्या पिक्चर लेकर जा रहे हैं। भारत जो है वो, उन्होंने तो ज़बरदस्त किस्म के डेलीगेशन बना दिए, बड़ी बड़ी टीमें बना दी, वो तो दुनिया के पास जा रहे हैं कि जी ये हमारे साथ ज्यादती हुई, ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये भारत वो काम अब करने जा रहा है जो हम पहले किया करते थे कि पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजा करते थे अपना इमेज दूर करने के लिए। बात यह है कि ये फैसले मैदान जंग में होते हैं और ये सारी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर होती है। सो ये जो तरीक़ाकार होता है ना, ये जंकट्स होते हैं, इस पे लोग जाते हैं, वो हर मुल्क के अंदर सफारत खाने बने हैं, लोग देख रहे हैं, सारी दुनिया अपने मफाद के मतलब फ़ैसला कर रही है। कुछ उन्होंने इंसाफ करना होता है, कुछ उन्होंने डंडी मारनी होती है क्योंकि उनकी किसी से दुश्मनी होती है, किसी से दोस्ती होती है, अलाइंसेस होती हैं, मुखालफत होती है, फिर उनके मफादात होते हैं। सबसे अहम चीज़ है उनके मफादात। तो ये फैसला हो चुका, ये पूरी दुनिया के मीडिया ने किया है। कोई भी दुनिया के किसी बड़े मीडिया, एक आप कह लें कि बड़े इदारे ने ये कहा हो कि जी पाकिस्तान को बुरी शिकस्त है, एक भी नहीं है। सो सारी दुनिया का मीडिया झूठ बोल रहा है। और आजकल के दौर में एक हद तक आप हल्की सी ट्विस्ट देते हैं, हल्का सा आप उसके अंदर जो है ना नैरेटिव बनाते हैं, बट दुनिया बहुत आगे जा चुकी हुई है, हर चीज़ सामने आ जाती है। जब हमने बेबांगे दौल कहा कि जी ये 5 जहाज़ हैं, ये हमने गिराए हैं, ये इनके सबूत हैं, उनके उसके मुकाबले में जब उनके लोग आके ये कहेंगे, उनके एयर मार्शल साहब, कि जी वो हम अभी हमारी जंग जारी है, हाँ, तो हम अभी जवाब नहीं दे सकते, ऑपरेशन हमारा और जारी ये दुश्मन को फ़ायदा होगा, फिर उससे क्या मतलब लें, उसके बाद किसको क्या समझाएंगे। फैक्ट ये है, ये आज की न्यूयॉर्क टाइम्स में दुनिया में बहरहाल वो कहा जाता है कि जी न्यूयॉर्क टाइम्स होता है, उसके बाद 5वें नंबर पे दूसरा अखबार शुरू होता है। आज भी उसकी एक अहमियत है, उसमें आज भी ये छपा हुआ है कि जनाब ये जो जंग हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए धचका है। और उन्होंने कहा जी इंडिया जो कि एस्पायरिंग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक पावर है, अपने आप को आलमी पावर एक उसमें जोन में रहता है, उसकी एक छोटी ताकत पाकिस्तान से वो पिट गए हैं। ये उनके लिए इतना बड़ा धचका है कि उनके लिए वो बड़े पावरलेस महसूस कर रहे हैं कि ये जो इस मसले का अब हल क्या निकालना है। हल तो सीधा सा है, वो कश्मीर का मसला ही है, वो हल निकलेगा तो ठीक होगा। मगर वहाँ पे अच्छा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स अभी नहीं, ये जो पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर भी जो है, ये भी मुजीब मिशाल साहब हैं, ये मुजीब मिशाल साहब ने हफ्ता पहले भी जो है ना 5 दिन पहले भी 13 मई को भी ये एक स्टोरी की हुई थी, उसमें भी यही उन्होंने कहा कि ये पिछली स्टोरी के अंदर कि भारत ने अमेरिका की तरफ झुकाव का बदला वो समझते हैं ये बिट्रेयल है, क्योंकि उन्होंने कई दहाइयों की अपनी जो पॉलिसी थी, पहले वो रूसी कैंप में होते थे, अब वो अमेरिकी कैंप में चले गए हैं, तो उनकी उम्मीदें लगी हुई थी कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। हाँ। अमेरिका ने दरमियान में रहा है। अमेरिका ने कहा कि ये क्योंकि दोनों जौहरी मुल्क हैं, ताकतें हैं, और वो पहले जो कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से उनको गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है, वो ये है कि कोई जब थर्ड कंट्री ऑफ ऑल द कंट्रीज फिर अमेरिका जब कहता है कि वो इस मसले का हल निकालेगा,
तो ये उनको कबूल नहीं है। ना सिर्फ कि अमेरिका ने ये कहा, बल्कि अमेरिका ने ये भी भारत को और पाकिस्तान की पैरिटी कर दी, बराबरी कर दी। हाँ, वो उनको इस बर्दाश्त चीज नहीं हो पा रहा। की उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये बेट्रेयल उसको समझ रहे हैं कि ये अमेरिका ने हमारे साथ धोखा कर दिया। फिर वो कहते हैं कि जी रिपीटेडली तसलसल से ट्रम्प कह रहे हैं कि जी ट्रेड करनी है दोनों मुल्कों के साथ, और पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं। फिर जो है उससे एक मायूसी आई भी है इंडिया में, और साथ में ये है कि उनका जो ख्याल था कि उनके यहाँ दहशतगर्दी हुई है, क्योंकि वो सबूत नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने कुछ दुनिया को इस पे कन्विंस नहीं किया। तो ये डेलीगेशन, हाँ एफर्ट बहुत बड़ा है। आप देखें कि उन्होंने एक टीम में कई मेंबर हैं, सात डेलीगेशन जो है भिजवा रहे हैं। एक एक डेलीगेशन में ये उनका ऑल पार्टी डेलीगेशन हैं, और ये 30 मुल्कों में जा रहे हैं। एक ग्रुप 1 है जो कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन जा रहा है। दूसरा जो है यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप में जा रहा है। तीसरा जो है वो ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, सभी को एक पूरे हिसाब में दुनिया कर के दिया। ब्लॉक्स को 7 ब्लॉक्स में बना के उन्होंने 7 डेलीगेशन बनाए हैं और वो भिजवाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ से भी वो एक उन्होंने फिर एक डेलीगेशन बनाया है, बिलावल भुट्टो उसको लीड कर रहे हैं। मगर उस पे आते हैं कि यहाँ पे ये एक शिकायत आ रही है, और मैं समझता हूँ कुछ हद तक जायज़ है कि इंडिया ने जब पूरी ऑल पार्टीज का डेलीगेशन भेजा है, उन्होंने अपोजिशन को की, सिर्फ अपोजिशन की तमाम ही पार्टी छोटी बड़ी सबको नुमाइंदगी दी है। तो ये आज मैं सुन रहा था आजम तारड़ का कि जनाब ये पार्लियामेंट्री क्यों ये उम्मीद की जा रही थी कि हम पीटीआई के लोग भेजेंगे, ये तो हुकूमत का डेलीगेशन है। तो भाई ये क्यों हुकूमत का डेलीगेशन है? ये मुल्क का डेलीगेशन होना चाहिए, ये पार्लियामेंट का डेलीगेशन होना चाहिए। इंडिया ने पूरे ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा है। उन्होंने अपनी ऐसे मुल्क पे, आपने ख़ास तौर पे हमारे ऊपर ये हमारे दुश्मन इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब इनके यहाँ जो है वो ये इकट्ठे नहीं है, ये यकजहती नहीं है। तो हमारी ज़्यादा ज़रूरत है कि इस जंग के दौरान में आप क्रेडिट देना पड़ेगा कि तमाम ही पार्टीज़ यकसा नज़र आई, और सभी ने अपने जो भी अंदरूनी मामलात हैं 7 तारीख से लेके जो है जब तक ये हॉट वॉर रही, तो ये कोई नहीं बोला। तो इसका क्रेडिट है, और उसके बाद में इसका तसलसल होना चाहिए था। इसी बात को इसी तरीके से आगे लेके जाना चाहिए था। वो इसलिए बात देखें, अभी मसला टला नहीं है, भारत बहुत बुरे तरीके से फंस गया है। ज़ाहिर है वो कोशिश करेंगे, उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो अब तरीके ढूंढ रहे हैं कि ये पैसा क्या, कौन सा असला ख़रीदा जाए, कैसे हमारी इस धचके को वो इसको बराबर करें किसी तरीके से। मसला ये है कि ये जो इस तरह का जो वॉर गेमिंग होती है, या ये जो चीज़ें सिर्फ 1-2 जहाज़ ख़रीदने से या कुछ अरब डॉलर ख़रीदने से मसला नहीं हल होता। इसके पीछे साल लगते हैं, इसके पीछे बड़ा अक्ल लगती है, फिर पैसा लगता है। फिर अब ये जो हमने एक दुनिया का निज़ामी जंग लड़ने का बदल दिया है, तो ये निज़ाम बनाने के लिए बहुत स्किल ट्रेनिंग, साल की ट्रेनिंग चाहिए है। उनके लिए इशू है कि मोदी साहब के लिए उनको शॉर्ट टर्म में उनके यहाँ जो ये तनकीद की जा रही है कि सारा वो गोदी मीडिया भी बैठ गया है और लोग भी, पब्लिक भी उनकी खड़ी हो गई है, तो उनको कुछ देना है। सो इसलिए वो कुछ भी शरारत करने से बाज नहीं आएंगे। सो इसलिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। दूसरी खतरनाक बात यह है कि उनकी स्टेटमेंट ये है कि हाँ ये सीज़ फायर ज़रूर हुआ है, मगर जो है उसके अभी जो उनका जो ऑफिशियल बयान है वो ये है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी जारी है, ये ख़त्म नहीं हुआ, जारी है। हाँ। सो ये अभी, क्योंकि इसलिए हमें ये अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सिर्फ नोक-झोंक तक पाकिस्तान इंडिया की बात रहेगी, या आपको लगता है कि कुछ स्टेप्स आगे भी मामला जा सकता है? जैसे हम जंग की बात करते हैं, क्या अभी भी इसके आसार हैं? उसमें सबसे जो ख़तरनाक बात मोदी साहब ने की है वो ये की है, उन्होंने कहा है कि जी अब ये एक न्यू नॉर्मल है।
बहुत सारे क्वेश्चंस इस चीज़ के ऊपर रेज हो रहे हैं कि जो कमेटी तश्कील दी गई है सिफारती मुहिम को चलाने के लिए, क्या यही लोग एक मुनासिब इंतखाब था या कुछ इससे भी बेहतर हो सकता था? क्योंकि यहाँ पर हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भारत, कई गुना बड़ी उनकी टीम है और कई गुना उनके बड़े ताल्लुकात है पाकिस्तान के निस्बत से। तो ये क्या मुनासिब चॉइस है या कुछ बेहतर हो सकता था इसके ऊपर भी? मैं इसके बिल्कुल आता हूँ, मगर मेरा ये ज़रूर मानना है कि ये आप प्रोडक्ट होती है, एक वाक़या होता है, वो मेरिट्स पे सेल करता है, एक हद तक कि आप उसको ट्विस्ट दे सकते हैं। Exactly. सो ये तरीका हमारा भी रहा कि हम भी दुनिया को, जब तक हमने अपने हालात नहीं बदले, लोगों ने देखा नहीं कि फ़र्क पड़ गया है। क्योंकि पिछले 2019 में और अब में क्या फ़र्क था, 2019 में काफ़ी मुल्क थे अमेरिका समेत जो कि भारत की तरफ उनका झुकाव था। इस दफ़ा क्यों नहीं झुकाव हुआ? वो इसलिए कि पिछले 6 साल में भारत का मोदी साहब की निगरानी के अंदर वो सॉफ्ट इमेज नहीं रहा कि वो ये इजीली सारा कुछ डाल दें। सारी दुनिया देखती है कि हम दहशतगर्दी का खुद शिकार रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये जाफर एक्सप्रेस का वाक़या अभी ताज़ा है, और ये वहाँ पे जो BLA के लोग या इंसर्जेंसी के अंदर जो नाम है वो ओपनली कहते हैं कि उनके भारत से ताने बाने हैं। ये आज ही एक जो कि बलोच कहने को मुबैना तौर पे एक बहुत बड़ा ट्विटर का एक हैंडल था, पता चला जी वो उसको ट्विटर वालों ने, एक्स वालों ने बैन कर दिया था, तो पता चला कि जी वो हिंदुस्तान से कोई शख्स चला रहे थे। तो ये इसमें सो दुनिया ये देख रही है। तो मगर ये जो हमारे यहाँ ये जो डेलीगेशन भेजा गया है, इसमें बिलावल लीड कर रहे हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर हैं, शरी रहमान साहब हैं, हिना रबानी खैर, फैसल सब्ज़वारी, तमीना जंजुआ, जलील अब्बास जलानी, ये तमाम मोतबर लोग हैं, आर्टिकुलेट लोग हैं। मगर ये गवर्नमेंट हुकूमत के लोग हैं या हुकूमत के, जलील अब्बास जलानी साहब हुकूमत के तो नहीं हैं, और ज़ाहिर है एम्बेसडर रहे हुए हैं, केयर टेकर मिनिस्टर भी रहे हुए हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, तो काबिल आदमी है। मगर इन डेलीगेशंस का भेजने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि ये जाके लोगों को मिलेंगे और पाकिस्तान के हक में अपडेट करेंगे। एक सिंबॉलिक मैसेज होता है कि देखें इंडिया ने जिस तरह ऑल पार्टी डेलीगेशंस रखे कि एक तो तमाम पार्टी को साथ लेके चलना होता है, मैसेज देना होता है, ये बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप मुझे इजाजत दें आमिर साहब, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। इस वक्त सीनियर तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी मज़हर, मैं पहले इब्तिदाइये में कर रहा था, मज़हर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आमिर आ रही है। जी मज़हर, ये अभी मामला जो हैं टले नहीं हैं कि अभी भी इंडिया, क्योंकि उनको ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। कितना हमें तैयार रहना चाहिए, क्या कुछ वो कर सकते हैं, मामला कितना टला है, नहीं टला? देखिए आमिर, जाहिर है सीज़ फायर का मतलब कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं होता। सीज़ फायर का मतलब ये कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसको एज इट इज़ रखा जाए, इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ाया जाए, कोई वायलेशन ना हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसको नॉर्मली तो ऑनर किया जाता है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन और पाकिस्तान को जिस तरह का एज हासिल हुआ इस वॉर में, और जो गवर्नमेंट वहाँ इन पावर है, उस गवर्नमेंट को और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो माइंडसेट है या उनकी जो अप्रोच है, उसको सामने रखते हुए बिल्कुल हमें अलर्ट रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है अलर्ट होगी भी, हमारी फोर्सेस अलर्ट बिल्कुल होंगी इसमें। लेकिन ऐन मुमकिन है कि अब जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ख़ुद इंडिया भी अपने डेलीगेशन भेज रहा है, पाकिस्तान भी भेज रहा है, और फिर जाहिर है जो सीज़ फायर के गारंटर हैं वो अमेरिकन्स हैं। अमेरिकन्स डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा है कि जहाँ तक वो समझते हैं ये एक परमानेंट सीज़ फायर है। अब वो रहता है नहीं रहता वो अलग बात है, लेकिन अमेरिकन्स इससे आगे आके क्या कर रहे हैं, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। डायरेक्ट टॉक्स तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट टॉक्स फौरी तौर पे होने जा रही हैं, लेकिन डेफिनेटली बैकडोर डिप्लोमेसी ज़रूर शुरू हो जाएगी। ट्रैक 2 शुरू हो सकता है इसमें, क्योंकि जो टेंशन रही है इवन बिफोर पहलगाम,
और जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का अंदाज़ है उसको अगर हम सामने रखें तो इतना आसान नहीं होगा, बल्कि ख़ासा मुश्किल सूरत हाल है, ख़ास तौर पे पोस्ट 10th मई की सिचुएशन के बाद कि बहुत जल्दी मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मामलात एट ईज़ ही रहते हैं, टेंशन डिफ्यूज़ ही रहती है, तब भी मेरा ख़्याल है ये काबिल इत्मीनान बात होगी। मुज़ाकरात होते हैं, कब होते हैं मुझे लगता नहीं कि फौरी तौर पे चीज़ें होंगी, लेकिन ट्रैक 2 का मुझे लग रहा है कि ट्रैक 2 शायद फ़ौरन शुरू हो जाए। एक इंडिकेशन तो ये डेलीगेशन का भेजे जाना ही दुनिया को कन्विंस करना, राय हमवार करना अपने हक में, ये है कि उनके जहन में अगर मोदी साहब का, जिस तरह आपने कहा कि उनका जो तरीक़ाकार है और वो उनके लिए ये धचका उनकी पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कुछ भी मुमकिन है वहाँ पे। मगर डेलीगेशन में एक हमारे यहाँ PTI ने ये शिकायत की कि जी हमारा उसके अंदर डेलीगेशन के अंदर बीच में शामिल नहीं किया गया। किस हद तक जायज़ गिला है उनका, करना चाहिए था? नहीं, देखिए गिला तो उनका जायज़ होगा, लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की एप्रीहेंशन ये हो सकती है कि PTI उधर जाके अपना केस प्लीड ना करना शुरू कर दे। तो एक एप्रीहेंशन तो थी, लेकिन PTI में ऐसे लोग हैं जो मेरा ख्याल है काबिल कबूल हो सकते थे, यानी बैरिस्टर गौहर को ले जाते, बैरिस्टर अली ज़फ़र को ले जाते। चलें अब इस वक्त वो PTI के नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है काबिल कबूल शख्सियत हैं, खुर्शीद कसूरी को ले जा सकते थे। इवन PTI के अंदर भी अगर आप कर सकते थे तो शाह महमूद कुरैशी से बात कर सकते थे, उनको पैरोल पे रिलीज़ करा के ले जा सकता था, गारंटी ली जा सकती थी कि बाहर इस तरह की बात ना की जाए और सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए, और आई एम श्योर ऐसा और इसको ऑनर भी किया जाता। तो अगर अच्छा होता अगर ये PTI के किसी इनको ले जाते, और सिर्फ PTI क्यों, आप मौलाना फजल रहमान हैं, फ़र्ज़ करें मौलाना फजल रहमान साल से कश्मीर कमेटी के मादी में चेयरमैन रहे हैं, मौलाना फजल रहमान को ऑफ़र की जा सकती थी, जाते नहीं जाते वो उनकी मर्ज़ी है। तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डेलीगेशन होता। चलें आप इस मेन डेलीगेशन में ली जाए, कोई और डेलीगेशन बना लें उससे चीज़ें एट ईज़ होती हैं, बाकी तो गवर्नमेंट का अपना फ़ैसला है। जी, गवर्नमेंट का बिल्कुल अपना फ़ैसला है। वो इसलिए भी कि अगर ये अभी तो ये यूफोरिया चल रहा है, अभी तो विक्ट्री की सेलिब्रेशन चल रही हैं, मगर इन ड्यू टाइम ये लॉन्ग टर्म के अंदर ये मसला रहेगा। और अभी क्योंकि एक और प्रेशर ये भी आ रहा है कि IMF ने अपनी 11 जो कंडीशन पेश किए हैं, शहबाज राना की ये स्टोरी है, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि बजट से IMF का जो प्रोग्राम है वो पार्लियामेंट में बजट में सबसे अप्रूव करवाया जाएगा, तक क्योंकि बाद में इधर उधर दाएं बाएं जो होने की गुंजाइश ना रहे। प्लस जो है सूबों से इसका अप्रूवल लिया जाएगा जून के महीने में ही। अब जो सूबों में एक PTI का भी गवर्नमेंट सूबा है जहाँ PTI की KP में गवर्नमेंट है, तो उनकी ज़रूरत भी इनको पड़ेगी साथ में रखने के लिए। तो क्या कहेंगे इसके मतलब? अब देखिए ये तो फिर गवर्नमेंट की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की और जो उनकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है अगर आप खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से बात भी करेंगे तो जो सिचुएशंस होती हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ होगी कि जहाँ रुकावट बन रही हो। ज़ाहिर है उनका वो बिल्कुल दूसरे अंदाज में बात करेंगे उसमें, लेकिन IMF की ये कंडीशंस मेरा ख्याल है इसलिए कि बजट पार्लियामेंट पास करती है, तो ये कंडीशन मेरी समझ में नहीं आ रही कि सूबों से जो है उसकी मंजूरी ली जाए। ये बात कुछ समझ, क्योंकि सूबों का अपना बजट पेश किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और गालिबन वो शायद ये चाह रहे हो कि बजट में ये पेश करने से पहले, बजट आने से पहले नहीं, मैं मतलब उसकी तफसील बता देता हूँ। उन्होंने पहले भी ये रखी थी, ये एग्रीमेंट करने पहले कि सूबों से शुरू दें, तो PTI गवर्नमेंट ने जो उनकी थी कि जी इतने आपने सरप्लस बजट रेज करना है, तो KP ने कि वहाँ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। मगर अब मेरी कुछ लोगों से उनके बात हो रही थी, वो कहते जी हम इमरान खान का इंतज़ार करेंगे इस दफ़ा।
उनको सूबों में जो करवाना है एग्रीकल्चर जो इनकम टैक्स है उसको 1 जुलाई से कॉम्प्रिहेंसिवली इम्प्लीमेंट करना है। फिर जो है उसके अंदर काफ़ी जो टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, एक पूरी लिस्ट है जो कि सूबों से अप्रूव करवानी है। तो वो सूबे के लिए ये सोच विचार भी होगा, प्लस उनकी तरफ से ये इशारे आ रहे हैं कि वो इमरान खान के अप्रूवल के बाद ये करेंगे। तो यहाँ एक फटा पड़ जाता है। फिर तो ऐन मुमकिन है कि वो उससे पहले कुछ इस तरह के रिलीफ मिलें कि जिसकी बिना पे उनकी मुलाकातें इमरान खान से ज़्यादा करवा दी जाएं, ज़्यादा आसान हो जाए, मामला हो जाए। और अब ये एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स बहुत पुराना मुख्तलिफ पार्टियों का मुतालबा भी रहा है कि होना चाहिए इस चीज़ पे। तो वो मेरा ख्याल है उसके सब के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई रेजिस्ट भी कर सकती है कुछ सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली हमें और आपको पता है कि अल्टीमेटली इस तरह की सिचुएशन में जो रियासत बीच में होती है तो वो उस पर एग्री कर ही जाते हैं अपनी टफ़ कंडीशंस वगैरह लगाने के बावजूद। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि जैसे चीफ मिनिस्टर की मुलाकातें रेगुलर हो सकती हैं, जो उनकी फैमिलीज़ की मुलाकातें रेगुलर हो सकती हैं, उनके लॉयर्स की मुलाकातें रेगुलर हो सकती हैं। तो उस साइड पे ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट इससे पहले उनको ये रिलीफ दे दे। जी मगर पीटीआई के अंदर से 2 किस्म के आवाज़ें आ रही हैं। एक ऑफ कोर्स लोग कह रहे हैं कि जनाब सड़कों पे निकलना चाहिए, जब तक हम जद्दोजहद नहीं करेंगे तो हमें ये रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरा एक तबका है कि जो ये अमन पसंद है वो ये कह रहा है कि हालात ऐसे नहीं हैं, जंग के बादल मंडला रहे हैं, तो अभी हमें तामुल करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। क्या इसमें क्या आपका क्या मशवरा होगा हुकूमत को और पीटीआई को? देखिए आमिर, पीटीआई 26 नवंबर को उनकी आखिरी फाइनल कॉल थी। उसके बाद जो हमने देखा तो पीटीआई जो है वो कोई मूवमेंट बिल्ड नहीं कर पाई। अब पीटीआई ने एक इत्तेहाद भी बनाया, इत्तेहाद में जेयूआई का ना आना पीटीआई के लिए थोड़ा सा मायूस कुन भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल इत्तेहाद बना है जिसमें अचकज़ई भी हैं, अख्तर मैंगल भी हैं। इस इत्तेहाद को और वो कितना वसी कर सकते हैं? जमात इस्लामी भी पीटीआई के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, तो अपोजिशन का कोई बहुत बड़ा इत्तेहाद पीटीआई बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। और ख़ुद भी पीटीआई ने जो कोशिशें की हैं तो स्ट्रीट की हद तक उन्हें कोई बहुत बड़ी कामयाबी के जिससे पूरे मुल्क में तहलका मच जाए वो नज़र नहीं आती। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को रीविज़िट करना चाहिए अपने पूरे इन एरियाज़ को। कौन से लोग हैं जो ज़्यादा पॉपुलर सेंटिमेंट्स के अट्रैक्ट कर सकते हैं बिसाइड इमरान खान, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी कॉल के ऊपर लोग जवाब दे सकते हैं और निकल सकते हैं। क्योंकि अब तक स्ट्रीट एजिटेशन के हवाले से पीटीआई को कोई बहुत बड़ी कामयाबियां नहीं मिली हैं। तो मेरा ख्याल है तहरीक बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है, तहरीक जब आप बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को चलाना लगता यही है कि पीटीआई रिलाई करेगी ऑन अलायंस विद पीपल लाइक अचकज़ई, अख्तर मैंगल उसमें, और जलसे जुलूस पे। जलसे जुलूस से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि पीटीआई उससे ज़्यादा आगे जाए। यानी मेरी मुराद ये है कि सड़कों पे धरना और सड़कें बंद करना और इस तरह की सिचुएशन में। और फिर एक तो मौसम का भी अमल दखल होगा इसमें, ज़ाहिर है सख्त गर्मी पड़ रही है पंजाब में ख़ास तौर पे, फिर जून में ईद आ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर को सामने रखते हुए फौरी तौर पे पीटीआई एक आज जलसे तो ज़रूर कर सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तहरीक चलाने का ये ना मौसम है और ना मेरे ख्याल माहौल है। हुकूमत इनकी इस जो कमियां हैं उसको इनकी कमज़ोरी भी जान रही है, और बहुत ज़्यादा जंग के जीतने के बाद शहबाज शरीफ साहब का समझ भी आता है फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजंस, एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बल्कि एक ओवर कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है। वो बिजा है उनका ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए वो उसको एज तो है, गवर्नमेंट को एज मिली है ये जंग की। यानी मोदी ने जो जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की उसका सियासी और उसका जो जवाब दिया गया बहादुरी से और दिलेरी से, और फिर उनके 5-6 जहाज़ गिरा दिए गए जिसमें राफेल जैसा जहाज़ भी शामिल था। उनको उनके मुल्क में जाके मिसाइल्स के ज़रिए
उनके जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया गया। ये सारी बातें वो हैं। और फिर एक माहौल जो बना उसमें माफ़ कीजिएगा, उसमें खुद जो फ़ौज का तो इमेज बनना ही था, आर्म फोर्सेस का तो बनना ही था, इमेज ऊपर आना ही था, लेकिन उसकी साथ साथ जो हुकूमत है उसको भी ये एडवांटेज हासिल हुआ कि कम से कम और कुछ नहीं तो एंटायर गवर्नमेंट जो सेंटिमेंट्स हैं वो अब उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो रहे। तो एक एज तो मिली, गवर्नमेंट को एज मिली, और अपोजिशन के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो इस जंग में ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ़ौज का और इसका वो करे। कुछ बयानात ज़रूर आते थे कि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, सब कुछ है, लेकिन बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट को इस पूरी सिचुएशन का 1-1.5 हफ्ते में फ़ायदा तो हुआ है। जी मैं मज़र ये जानना चाहूँगा कि ये इंडिया ने तो कोई तकरीबन 30 मुल्कों के अंदर 7 डेलीगेशन भेज दिए हैं। हमारी तरफ से भी एक डेलीगेशन ये जो जा रहा है, ये डेलीगेशन से कितना फ़र्क पड़ता है वर्ल्ड ओपिनियन चेंज करने में? डिपेंड करता है कि आपके नेगोशिएटर कौन हैं। ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें हैं जिस पर मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो पहले फॉरेन मिनिस्टर रह भी चुके हैं, फिर इनके साथ हिना रब्बानी खर काफ़ी एक्सपीरियंस उनको हासिल रहा है, फिर जलील अब्बास जिलानी जैसे लोग भी शामिल हैं। तो ये 4-5 लोग तो ऐसे हैं कि जो जिनको पाकिस्तान इंडिया की हॉस्टिलिटी की तारीख पूरी पता है, चीज़ों को किस तरह एड्रेस करना है, कैसे लेना है। इम्पॉर्टेंट ये होगा देखना कि कितनी जगहों पे कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कितनी जगहों पे जो है ये बाकायदा बात सामने आती है कि अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका गए तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल किस तरह सामने आता है, बरतानिया गए तो बरतानिया का रद्द-ए-अमल किस तरह सामने आता है। और फिर अगर पाकिस्तान का डेलीगेशन सिर्फ एक चीज़ में कामयाब हो जाता है कि वो जिस तरह क्लिंटन ने अपनी तकरीर में कश्मीर को एक डिस्प्यूट कहा, तो कितनी जगहों पे जो ये डेलीगेशन मिलेगा वो लोग पाकिस्तान को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहेंगे और पाकिस्तान के साथ बातचीत को तरजीह देंगे। और इसके साथ ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चाहे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के ज़रिए हो या डायरेक्ट टॉक्स हो, अगर टॉक्स भी हो जाती हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को एक ख़ास सिचुएशन में एज होता है। हर गवर्नमेंट को होता है, इस तरह की सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट होता है। लेकिन जो वॉर के बीच की जो पॉपुलैरिटी होती है वो बहुत लंबे अरसे तक नहीं कायम रहती। ज़ाहिर है लोगों के अपने मसाइल हैं, जब फ़र्ज़ करें अभी बजट आ जाता है, बजट में महंगाई हो जाती है तो लोग बहुत सी चीज़ें भूल जाएंगे। हाँ, कोई खुदा न खास्ता जंग छिड़ जाएगी, बिल्कुल फ़ौज के पीछे खड़े होंगे लोग, लेकिन जैसे ही जंग ख़त्म होगी तो लोगों के सवालात जो उनके जहनों में वो अपनी जगह रहेंगे कि भाई पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला, एजुकेशन का मसला, ये सारे फैक्टर्स तो वो लोगों के जहनों में है ना। जी लास्टली मज़र ये एक बहस चल रही है कि वो एक मुख्तलिफ ज़राए से कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात की गई और ब्रीफिंग दी गई, कुछ इनकार कर रहे हैं कि जनाब बिल्कुल कोई नहीं दी गई। आपकी क्या कोई इतला या गट फीलिंग है? आमिर कोई इत्तला तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये हो सकता है कि कोई मैसेज वगैरह हुआ हो इस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में कि विदाउट मेंशनिंग कि अगर आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। मेरा ख्याल है ये मैसेजिंग ज़रूर गई होगी कि इंडिया अटैक करने वाला है या इंडिया की जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है उसमें अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कोई नेगेटिव जो है मैसेजिंग ना करें। इस हद तक तो हो सकता है कि कोई नेगेटिव मैसेजिंग ना हो आपकी तरफ से या आपके फॉलोअर्स की तरफ से, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। और आई एम श्योर इमरान खान अगर हुई है तो इमरान खान ने एग्री किया होगा। अदर देन दैट क्यों गवर्नमेंट या फॉर दैट मैटर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त की सूरत हाल में जहां वो समझते हैं उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर गई है, वो इमरान खान को रिलीज़ करेंगे या इमरान खान से बात करेंगे। हाँ, पार्टी के लीडर्स की मुलाकातों में रिलीफ मिल सकता है, दीगर मामलात में रिलीफ मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डिसाइसिव फेज़ आएगा कि जिसमें जो है वो बातचीत बिल्कुल नहीं होगी। मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी कुछ।
और बज़ाहिर ऐसी नज़र भी आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बज़र आपके वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपकी इजाज़त से ज़रा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से बात होगी, मुल्की मामलात के हवाले से, IMF के हवाले से भी कुछ सवालात आमिर साहब के सामने रखेंगे और इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी पुलिस अफसरान से रिलेटेड है हमारे पास, उसकी तफसीलात भी आप लोगों के सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, चूँकि IMF के हवाले से आप पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे, सवाल तो ये आमिर साहब के भारत कोई भी एक मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। प्रोपेगेट तो अब उन्होंने ये भी शुरू कर दिया कि जिन IMF की 11 शराइत का जिक्र आपने किया, वो कह रहे हैं कि शहबाज गवर्नमेंट के पसीने छूट गए हैं, इतने बुरे हालात आ गए हैं कि IMF ने जो शराइत रखी हैं इनके ऊपर। जी, IMF का पहले तो मैं उस पर कर दूं कि PTI की ज़रूरत पड़ जाएगी इनको, कि PTI ने पहले जो IMF ने ये कहा था कि ये सूबों के आपने ये सरप्लस इंश्योर करवाना है, तो उन्होंने बल्कि पंजाब की तरफ से बल्कि उसके आड़े में कुछ मुश्किलात वहाँ पे आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, मुश्किलात KP ने बड़े ज़्यादा अपना सरप्लस बजट कर दिया था। हाँ। अब जो है उनसे ये कहा जा रहा है कि वो तमाम सूबों से कि वो अपने जो है जून के महीने में ही जो है जून में ही डेडलाइन फॉर द प्रोविंस इज जून दिस ईयर, ये एक महीने के अंदर जो है वो प्रूव करवा के दें एग्रीकल्चर में इनकम टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से। हालांकि ज़्यादा जो एग्रीकल्चर टैक्स का मसला है वो पंजाब और सिंध का है, क्योंकि ज़्यादा जो काश्तकारी है ज़राअती ज़मीनें हैं इन सूबों में ज़्यादा हैं। मगर बहरहाल KP को भी ये मंजूर करनी है, साथ में फिर उनको और भी चीज़ें करनी हैं कि अपने जो टैक्स रिटर्न्स की ऑपरेशनल फिर का सिस्टम, फिर टैक्स पेयर की आइडेंटिफिकेशन का, रजिस्ट्रेशन का, कम्युनिकेशन कैंपेन का, और एक पूरी कंप्लायंस का एक प्लान है जो कि इस दफ़ा IMF ने रखा है कि हमारा सारा प्लान आपने बजट पास करने से साथ पहले IMF का प्लान अप्रूव करवाना है। उसके बाद कि ये जो गवर्नमेंट करती है कि पहले वो बजट में चीज़ें आ जाती हैं, सारा साल फिर जो है ना वो होते रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने उसकी भी मैं तफसील बताता हूँ, बड़ी खौफनाक तस्वीरें। तो उन्होंने साथ में ये कहा है कि ये आप सूबों से भी अप्रूवल करवा के दें। तो अब वहाँ पे ये एक इशू मेरी PTI के लोगों से बात की हुई है, मैंने चेक कर रही कि उनसे पूछा है, उन्होंने कहा जी हम हर सूरत में इमरान खान के अप्रूवल के वो मतलब वो करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। इनको PTI की ज़रूरत इसमें पड़ जाएगी। और याद रहे कि इस वक्त जो है इंडिया ने पहले ही IMF के ऊपर पूरा अपना जोर लगाया था कि ये प्रोग्राम जो है अप्रूवल ही ना हो। तो ये उसके बावजूद, क्योंकि हमने सारी कंडीशनलिटीज उनकी तकरीबन सारी ही पूरी कर दी थी, तो मेरिट के ऊपर जो है, पर IMF के अंदर सिर्फ मेरिट के अलावा एक पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं। उसके अंदर जो है इंडिया का एक लेवरेज जो है बहरहाल एग्जिस्ट करता है, और इंडिया के अभी वो जो ये पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो देखा ना ये होगा कितना पॉलिटिकल प्रेशर आता है। सो वो एक फैक्टर भी है। तो उसके साथ जो है अब वो भी कोशिश करेंगे, उनके यहाँ ये पहले ही खबरें छपनी शुरू हो गई हैं कि ये जो 11 कंडीशनलिटीज़ हैं ये भी आसान नहीं है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर उन्होंने शहबाज राना की खबर के मुताबिक जो है उन्होंने जो है इस साल का डिफेंस बजट का हमें ज़ाहिर है इस जंग के बाद तैयारी करनी है। इंडिया तो बहुत ज़्यादा बिलियंस है, उनकी पहले ही 80 बिलियन डॉलर है, हमारा जो है कोई 9 से लेके 11 बिलियन डॉलर है। तो हमें अभी जो है ना 12% की शायद हमारे यहाँ भी तजवीज़ दी जा रही है, और जो है हमें शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत हो। दूसरा, उन्होंने तमाम जो है 11 कंडीशंस जो कर दी हैं उसके अंदर जो है और जो चीज़ें हैं वो भी छोटी नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्पेंडिंग है वो 8.7 ट्रिलियन जो है, प्राइमरी बजट सरप्लस भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि 2.1 ट्रिलियन होगा, और डेफिसिट जो है वो 6.6 जो है ट्रिलियन होगा। अच्छा। जो पहले जो लचक थी गवर्नमेंट के पास तो वो नहीं रहेगी। साथ में जो है दोनों पिछली दफ़ा भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्रीकल्चर टैक्स
और ताजरों के ऊपर। ताजर का गवर्नमेंट जो है हो ही नहीं सका था, कोई हो ही नहीं सका था। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि आपने पार्लियामेंट से अप्रूवल करवाना है और हमें पूरा प्लान देंगे, आपने ज़राती टैक्स और ताजरों के ऊपर टैक्स करवाना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर एनर्जी से रिलेटेड भी 4-5 कंडीशंस हैं। तो मिला जुला के जो 11 कंडीशंस हैं और उसका बजट से और सूबों से करवाना, बहरहाल ये बहुत बड़ा हवा है। हाँ। ये हवा लटक रहा है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो शेयर करना चाह रहे थे, आप कह रहे थे पाकिस्तान तो पसीने उसके तो छूट रहे हैं, मगर भारत के अंदर भी सूरत हाल गंभीर है। कोई बड़ी खबर भी है आपके पास? बात यह है कि ये जो हमारी जो जीत हुई है, ये क्योंकि मॉडर्न वारफेयर में कहा जा रहा है कि ये क्योंकि इससे सारा जो दुनिया की जंग का तरीक़ाकार था, जो डॉक्ट्रिन थी, वही उसके अंदर एक नई जिद्दत आ गई है कि अभी ये जो पूरा सिस्टम के तहत हमने जो लड़ा है कि ये जो मल्टी ऑपरेशनल जो मोड्स के अंदर किया गया है, सैटेलाइट, साइबर, वर्चुअल, सबको मिला जुला के जो सिस्टम है, तो उसकी पूरी दुनिया में वो की जा रही है। दूसरा ये है कि आर्मामेंट इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि चीन जो है उनकी ज़ाहिर है जेट-10C, उसके बाद PL-15, ये लोगों को नाम याद हो गए जहाज़ों के भी और मिसाइलों की। दूसरा रफाल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेटेस्ट जो खबर आई है कि इंडोनेशिया जो था वो $8.1 बिलियन की जो उनकी डील चल रही थी, 42 रफाल जो है ना फाइटर्स वो फ्रांस से खरीद रहे थे, तो वो उन्होंने वो सस्पेंड कर दिया है। अब ये $8.1 बिलियन की एक डील चल रही थी और साथ में बाकी भी जो तो ये इससे अब ये हुआ है कि पूरी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है उसकी तब्दीली हो गई है। हमारे लिए ये है कि ऑफकोर्स जो है दोनों तरफ जंग का मुवज़ना किया जा रहा है। इंडिया भी ऑफ कोर्स देख रहा है कि हमारे कहाँ कहाँ गैप रह गए, तो कहाँ से वो अपने मिसाइल जो हैं, एक उनके पास ये ऑप्शन आ रही है कि रूस के साथ रूस ने उनको ऑफ़र दोबारा किया है कि आप जो उनका सबसे बड़ा एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है वो S-400, वो जिसकी हमारा ये क्लेम है कि आदमपुर में हमने उसका रेडार तबाह कर दिया है, तो वो इंडिया को रूस ने पहले भी ये कहा था कि आप हमारे साथ, हम तैयार हैं आपके मुल्क में बनाने का, तो ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी भी आती है। मगर उसके आड़े ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी चॉइस है कि अमेरिका को ने टेक्नोलॉजी देने से उनको रिलक्टेंस इसलिए थी कि आपके पास रूस से ये निज़ाम ले रहे हैं, तो हम आपकी या उनसे फैसला कर दें कि वो वाला निज़ाम लेना है तो या हमारा निज़ाम लेना है। सो वो एक बीच में एक उनके लिए है। तो इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा ये मसला है। पैसे उनके पास हैं मगर उनको एक तो हौच पौच बनाना है, ये बड़ा फैसला। दूसरा ये कि रूस का लेते हैं तो अमेरिका फिर नाराज़ होता है, फिर अमेरिका भी कितनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, क्योंकि चीन हमारे साथ बहरहाल खड़ा हुआ है और चीन ने ओपनली ऐलान किया है कि हमारी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की वो सपोर्ट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जिसका उन्होंने अमली तौर पर सबूत भी दिया है कि इंडिया अगर अपने गैप्स फिल कर रहा है तो चाइना और हम भी कर रहे हैं। हमने भी गौर कर लिया है कि कहाँ कहाँ हमारी इम्प्रूवमेंट हो सकती है या कहाँ कहाँ हमारे गैप हैं। तो ये जो गैम्बल इंडिया करने जा रहा है, अगर कोई खुदा ना खास्ता एडवेंचर करता है तो हमारे यहाँ, तो मैंने कहा ना कि हमारे लिए तो मुश्किल ये थी कि लोगों को संजीदा करना मुश्किल हो रहा था कि ये दुनिया में कभी वो जो विजुअल्स चल रहे हैं कि वो अल्फता के मिसाइल हो रहे हैं और वो बैठे बहुत सारे आमिर साहब वो बड़े लोग हैं जो मीम्स बन रही हैं। तो इंडिया में ये थोड़े से जो ड्रोन्स गए हैं और चंद मिसाइल गए हैं, उनके यहाँ पूरी लेके गुजरात के बॉर्डर से लेके तो आप कश्मीर तक जो है वो तमाम शहर दहल गए हैं। तो अगर ये मिसाइल की जंग मुंबई, दिल्ली या बड़े शहरों तक गई तो उनका सारा जो इंडिया शाइनिंग मॉडल जो है, इकोनॉमिक मॉडल है, वो बैठ जाएगा। सो उनके लिए ये भी बहुत बड़ा गैम्बल है। हम फिर भी बैटल हार्डेंड हैं, हमें आदत पड़ी हुई है इन चीज़ों की कि ये चलता रहता है। सही है, ठीक है। अब आमिर साहब मेरे पास आखिरी कोई 3-4 मिनट हैं और जाने से पहले वो हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी है पुलिस अफसरान से रिलेटेड। मुझे आपने ये बताना है, जिस नोटिफिकेशन की बार बार मैं बात कर रही हूँ, हवाला दे रही हूँ, वो नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, कौन से पुलिस अफसरान है, क्या मामला है? ये पुलिस की तरक्कियाँ नहीं, सिर्फ
ये ओवरऑल जो 20वें ग्रेड में और 21वें ग्रेड में कुछ 700 अफसरान की जो तरक्कियां हुई थी। पहले बोर्ड्स बड़े पहले ही डिलेड होते थे, तो इस दफ़ा मैसिवली हुई थी 700 अफसरान की। अब उसके अंदर जो है पुलिस की ख़ास तौर पे वो पहले ही 13 आप देखें मार्च को, ये 2 महीने से ज़्यादा हो गया है कि ये बोर्ड ने जो पास कर दिया हुआ है, उसके बावजूद स्लो कर रहा था। अभी 13 को प्राइम मिनिस्टर ने भी अप्रूवल कर दिया है, मगर उनकी नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन के साथ उनकी तकर्री की जाती है। जो 21वें ग्रेड में जाते हैं या 20वें ग्रेड में जो गए हैं उनको लगाना होता है, मगर वो डिले हो रहा है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। थैंक यू आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।